दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 100 प्रश्न पर आज ये वीडियो बना है। तो पहला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी के लिए ये है वीडियो। पहला प्रश्न है, ईपीएफ और एमपी अधिनियम किस सन में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था सन 1952 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ईपीएफ और एमपी अधिनियम दोस्तों, ईपीएफ आपका कर्मचारी भविष्य निधि कोष एवं उपबंध कोष अधिनियम है जो सन 1952 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, गेट की स्थापना 1947 में किसके अंतर्गत हुई? इसकी स्थापना यूएस शासन के अंतर्गत हुई। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार ये फैक्ट्रीज जहां पर महिला कर्मचारियों की संख्या कितने संख्या से अधिक है वहां शिशु सदनों की व्यवस्था करनी होगी। तो ऑप्शन सी, 30 की संख्या से अगर अधिक है तो वहां पे शिशु सदनों की व्यवस्था करनी होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार ये फैक्ट्री जहां पर महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है वहां शिशु सदनों की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है किस स्थिति में? तो विकलांगता की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण विभाग का काम है? तो निरीक्षण विभाग का काम है ए और बी दोनों, औजारों का निरीक्षण और कच्चे माल का निरीक्षण। अगला प्रश्न, निम्न में से केंद्रीय निरीक्षण का लाभ बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं, मजदूर और निरीक्षक के बीच सहसंबंध, उत्पादन में बाधा, कम उपकरणों का प्रयोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, मतलब कम उपकरणों का प्रयोग। दूसरा, मजदूर और निरीक्षक के बीच सह संबंध। अगला प्रश्न है, पहले कॉटन मिल की स्थापना हुई? तो फर्स्ट कॉटन मिल की स्थापना हुई फ्रेंड्स कलकत्ता के निकट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा संगठन के कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो कर्मचारी राज्य बीमा संगठन के कार्यालय की स्थापना हुई नई दिल्ली में। ऑप्शन बी कर्मचारी राज्य बीमा। दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो लागू हुआ था 1948 में हुआ। 1 अक्टूबर 2006 से इस अधिनियम में 10,000 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले को लाभ दिया जाने लगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रस्तुत करना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन डिटेल वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न है, वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1936 में कटौती से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया? ऑप्शन है स्वैच्छिक कटौती, ऑप्शन बी अनुपस्थिति की कटौती, ऑप्शन सी आयकर की कटौती, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्वैच्छिक कटौती, आयकर की कटौती और अनुपस्थिति की कटौती वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1936 में कटौती से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न, कर्मचारियों से संबंधित पहली चिंता होनी चाहिए। तो अधिक भत्ता, कम से कम घंटे, सुरक्षा का महत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, एक ठेकेदार की आवश्यक विशेषता क्या होनी चाहिए? तो एक ठेकेदार की आवश्यक विशेषता होनी चाहिए आत्मविश्वास। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कितने वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए? 14, 15, 16 या 18? तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए। दोस्तों, मजदूरी जो बाल मजदूरी के लिए जो अधिनियम बना था वो था कारखाना अधिनियम, जो कि सन 1948 में ये बना था। इसका उद्देश्य ही था कि जैसे एक आध उद्देश्य देख लेते हैं, वो था जिसमें नियोजक और कामगारों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना, श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यस्थल एवं स्वास्थ्य से संबंधित नियमावली बनाना, कामगारों के आश्रितों की रक्षा करना, और सबसे
इम्पॉर्टेंट था कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नौकर के रूप में नहीं रखना। यदि किसी बच्चे की आयु 14 वर्ष से ऊपर है तो उसे 5 घंटे की एक पारी में ही काम करने की अनुमति देना। तो इस अधिनियम के तहत ये सारी चीज़ें अधिनियमित की गई थी। अगला प्रश्न, कर्मचारियों की मृत्यु या उन्हें चोट लगने के परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा लिए गए जोखिम का क्या नाम है? तो उस जोखिम का नाम है देयता जोखिम। दायता जोखिम। अगला प्रश्न है, कारखाने के नियम के अनुसार कर्मचारी को सप्ताह में अधिकतम कितने घंटों तक कारखाने में काम करना चाहिए? तो ऑप्शन बी 48 घंटे तक। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार फैक्ट्री से तात्पर्य ऐसी जगह से है जहां कम से कम 10 कर्मचारी वर्ष के 12 महीनों में किसी भी दिन काम कर सकते हैं और उत्पाद प्रक्रिया में उन्हें अपने श्रम का योगदान दे सकते हैं। तो कितने कर्मचारी? कम से कम 10 कर्मचारी। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रबंधकीय सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कौन सा वैधानिक नियम लागू होता है? तो भारत में जो है, पहला न्यूनतम वेजेज एक्ट, दूसरा बाल श्रम एक्ट 1986 और अनुबंध श्रम एक्ट 1970, तीनों ही नियम लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, पीएफ एक्ट 1952 के तहत इंश्योरेंस फंड का अर्थ क्या है? तो इंश्योरेंस फंड का अर्थ है जमा से जुड़ी बीमा योजना। अगला प्रश्न, वह रकम जो अच्छे काम के इनाम के तौर पर किसी कर्मचारी के वेतन में जोड़ी जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों बोनस। अगला प्रश्न, ईएसआई एक्ट लागू होता है किस पर? तो ईएसआई एक्ट जो है वो लागू होता है कर्मचारियों पर। हमारा अगला प्रश्न है, ईपीएफ अधिनियम 1962 के अनुसार एक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का न्यूनतम कितना प्रतिशत योगदान ईपीएफ में देता है? तो 12% योगदान वो देता है किसमें? ईपीएफ में। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षु अधिनियम कब लागू किया गया था? तो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत कैंटीन बनवाने के लिए कम से कम कितने कर्मचारी की ज़रूरत होती है? तो ये होती है 250 कर्मचारी की। अगला प्रश्न, कौन सा अधिनियम कर्मचारियों के लिए बीमारी, मातृत्व या घात के लिए लाभ प्रदान करवाता है? ऑप्शन डी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ये जो है अधिनियमित ये जो अधिनियम है कर्मचारियों के लिए बीमारी, मातृत्व या आघात के लिए लाभ प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रमिक मुआवजा अधिनियम में किसके मामले में मुआवजे का प्रावधान है? कौन से मामले में मुआवजे का प्रावधान है? तो विकलांगता के मामले में मुआवजे का प्रावधान है। अगला है, ईएसआई अधिनियम के तहत किस तरह की सुविधा प्रदान की जाती है? तो ईएसआई के तहत बीमारी का लाभ, मातृत्व का लाभ, रोजगार क्षति लाभ, तीनों ही सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, प्रशिक्षुता या अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उद्योगों में। अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण दी जाती है वो दी जाती है उद्योगों में। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1962 के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन से उनके द्वारा कम से कम कितना अंशदान किया जाना होता है? तो 12%। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत, ये प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रश्न है बार बार रिपीट हो रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी की पूरी उम्र क्या है? तो वयस्क कर्मचारी की पूरी उम्र है 18 वर्ष। अगला है, भत्ते के भुगतान एक्ट के अनुसार कौन सी राशि भत्ते में सम्मिलित है? तो महंगाई भत्ता जो है वो भत्ते में सम्मिलित है इन दिए गए भत्तों में से। अगला, आईएलओ का विस्तार रूप बताएं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, ईपीएफ एक्ट 1952 देख चुके हैं क्वेश्चन। अगला है, कारागार क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ जुलाई 1924 में। नेक्स्ट है, जिस उद्योग में महिला कामगार नियुक्त होती है वहाँ आवश्यक रूप से किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? तो क्रेच की व्यवस्था होनी चाहिए, क्रेच की। अगला प्रश्न,
किसी कर्मचारी द्वारा कम से कम 5 वर्ष बाद नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त मिलने वाली राशि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ग्रेच्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री एक्ट के तहत निम्न में से क्या कंपनी का अपने कर्मचारियों के प्रति प्रमुख दायित्व है? तो स्वास्थ्य जो है दिए गए ऑप्शन में से पहला दायित्व है। अगला प्रश्न, वेस्ट शब्द के लिए क्या नाम प्रयोग होता है? तो ये होता है MUDA, ऑप्शन ए। अगला, फैक्ट्री एक्ट 1978 के अंतर्गत एक वयस्क कार्यकर्ता की पूरी उम्र 18 वर्ष है। निम्न स्तर के मामले में जबरन छुट्टी की क्षतिपूर्ति के लिए योग्य सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 190 डेज। अगला, अप्रेंटिस एक्ट भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी जिस दिन वह कंपनी ज्वाइन करता है उस दिन कुछ घंटे ही काम करता है, नियमानुसार उसे कितना वेतन मिलेगा? तो उसे कार्य दिवस का पूरा वेतन मिलेगा। अगला, केंद्र सरकार ने कर्मचारी प्रोविडेंट फंड और अन्य विविध प्रावधान एक्ट 1952 और कर्मचारी प्रोविडेंट फंड और अन्य विधिक प्रावधान स्कीम 1952 में सुधार कर इसे कितने रुपए से कितने रुपए कर दिया गया है और यह 1 सितंबर 2014 से लागू हुआ है। तो ये 6500 रुपये से 15,000 रुपये कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी के पुनः अवलोकन और संशोधन के लिए उपयुक्त अंतराल निर्धारित करता है जो कि कितने वर्ष अधिक नहीं होता? तो 5 वर्ष से अधिक नहीं होता। अगला प्रश्न, अप्रेंटिसशिप एक्ट कौन से वर्ष में पारित किया गया? तो ये किया गया था सन 1961 में। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट किस संदर्भ में निर्देश देता है? तो ये देता है न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने में, मजदूरी की न्यूनतम दर का भुगतान करने में और ओवर टाइम का भुगतान करने के लिए। अगला, मजदूरी भुगतान अधिनियम कर एक उद्देश्य है, इसका एक उद्देश्य है गैर कानूनी कटौती को रोकना, ऑप्शन ए। अगला, कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के सप्ताह में काम करने के घंटे कितने नहीं होने चाहिए? मतलब कितने से अधिक नहीं होने चाहिए? तो 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी की पूरी उम्र क्या है? 21, 18, 15 या 13? तो 18 वर्ष, ऑप्शन बी। अगला, फैक्ट्री अधिनियमानुसार भार को उठाने, ले जाने तथा हस्तचलित स्थिति की स्वीकृत अधिकतम सीमा कितनी किस हेतु है? तो ये है 50 किलो पुरुषों के लिए और 30 किलो महिलाओं के लिए। अगला, भारत में कौन से वर्ष से फैक्ट्री अधिनियम को लागू किया गया? तो भारत में सन 1948 से फैक्ट्री अधिनियम को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अधिनियमानुसार एम्प्लॉय का योगदान उसकी वेतन का 1.75% है। एम्प्लॉयर का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये है 4.75%। अगला, वेतन भुगतान अधिनियमानुसार निम्नलिखित में से वेतन हेतु किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? कोई भी बोनस राशि जो है वेतन भुगतान अधिनियम के तहत वेतन हेतु सम्मिलित नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, मजदूरी भुगतान, ये वाला प्रश्न हो चुका है। अगला है, किस स्कीम का एक्ट कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है? तो कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट का काम ही है कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। अगला, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार महिला के लिए सिर पर या हाथ से ढोने के लिए कितना भार निर्देशित किया गया है अधिकतम? तो महिलाओं के लिए 30, ये क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं। तो 30 महिलाओं के लिए रखा गया और 50 पुरुषों के लिए। अगला, कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया सन 1923 में। अगला, ESI एक्ट कर्मचारी पर लागू नहीं होता जो
तो कैसे कर्मचारी पर ये लागू नहीं होता? इसका आंसर है सशस्त्र बल में कार्यरत कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होता। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ को लागू किया गया था? तो ये किया गया है 1952 में। अगला है, वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम के अंतर्गत किस श्रेणी के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होता है? तो ये नियम लागू नहीं होता है ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों पर। अगला, जिस उद्योग में महिला कामगार नियुक्त होती हैं वहाँ आवश्यक रूप से किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? क्रेच, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। अगला, भारतीय कारखाना अधिनियम के नए संशोधनों के अनुसार काम के घंटे ओवरटाइम सहित प्रत्येक सप्ताह में कितने घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 48 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर ज़्यादा स्लो चल रही हो आप तो फास्ट कर लीजिएगा। आपके वीडियो में शो हो रहा होगा राइट साइड में 3 डॉट, जहाँ से आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्वालिटी भी आप वहाँ से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको ये धुंधला दिख रहा होगा अगर आप 360 के नीचे क्वालिटी में देख रहे होंगे तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, या फिर आप 144 में भी लगाकर, मतलब ये सबसे कम क्वालिटी में भी आप लगाकर इसको लगा के छोड़ दें, बस सुन भी लें 1 से 2 बार, तो आराम से आपका ये रिवाइज हो जाएगा। अगला है, भारतीय कारखाना अधिनियम के अनुसार महिला श्रमिक कारखाने में किस अवधि में कार्य कर सकती हैं? तो जो महिला श्रमिक होती हैं वो कारखाने में 6 बजे से 7 PM तक कर सकती हैं, सुबह 6 से शाम 7 तक, उसके बाद नहीं। अगला है, भारतीय कारखाना अधिनियम एक बाल श्रमिक को कितने घंटे से अधिक काम करने से प्रतिबंधित करता है? तो 4.5 घंटे से अधिक काम करने से प्रतिबंधित करता है। अगला, कारखाना अधिनियम सामान्यतः जिन प्रतिष्ठानों में लागू होता है वहाँ निम्नतम कितने श्रमिक कार्य करते हैं और जहाँ विद्युत की सहायता से उत्पादन क्रिया होती है? तो ये 10, ऑप्शन ए हो जाएगा, निम्नतम 10 श्रमिक। दोस्तों, ये जो हम प्रश्न देख रहे हैं ये आपके सिलेबस का, जो सोशल स्टडी के लिए आवेदन किए हैं, सोशल स्टडी में प्रशिक्षण अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपके सिलेबस के लगभग 4 टॉपिक को मिलाकर ये प्रश्न बने हैं, तो उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो टॉपिक साफ साफ आपके सिलेबस में दिया गया है। जैसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी मुद्दे वाले अधिनियम जितने हैं तो उन अधिनियम के प्रश्न हैं। सभी लिंगों, दिव्यांगजनों के साथ उचित व्यवहार संबंधी ये सारे अधिनियम के प्रश्न हैं। फिर दिव्यांगजन संबंधी अधिनियम के प्रश्न हैं और उचित व्यवहार, उचित आचरण, संचार संबंधी ये प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जिन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण, कार्य के घंटे, बीमारी, प्रसूति और काम पर दुर्घटना के मामले में श्रमिक को लाभ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीमारी, प्रसूति और काम पर दुर्घटना के मामले में श्रमिक को लाभ। फिर अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो कारखाना अधिनियम का चौथा जो अध्याय है वो सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न, आमतौर पर एक व्यक्ति के वेतन से कटौती की निर्धारित शेष वेतन अदायगी अधिनियम के अंतर्गत वेतन अवधि में राशि का कितने प्रतिशत है? 50% है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला, मजदूरी भुगतान अधिनियम के मुख्य उपबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता? ऑप्शन दिए गए हैं, मजदूरी का निर्धारण, मजदूरी से कटौती, मजदूरी की अदायगी या आश्रितों के लाभ। आंसर हो जाएगा आश्रितों के लाभ। अगला प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत सेवा मुक्त श्रमिक की सेवा समाप्ति के कितने दिन की समाप्ति से पहले भुगतान कर देना चाहिए? तो दूसरे दिन भुगतान कर देना चाहिए। अगला, एक किशोर वह व्यक्ति है जिसकी आयु 14 वर्ष हो चुकी है लेकिन अभी 18 वर्ष पूरे
नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद कारखाने में प्रत्येक श्रमिक के काम करने के लिए कम से कम कितने घन मीटर जगह होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 9.9। अगला प्रश्न, कारखाना अधिनियम के अनुसार ऐसे कारखाने जिन्हें श्रमिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी आवश्यक है, उन कारखानों में निम्नतम कितने श्रमिक कार्य करते हैं? तो न्यूनतम 500 श्रमिक कार्य करते हों। अगला, कारखाना अधिनियम के अनुसार ऐसे कारखाने जहां शिशु सदन बनाने की व्यवस्था आवश्यक हो, वहां निम्नतम कितनी श्रमिक महिलाएं कार्य करती हैं? तो न्यूनतम 30 महिलाएं कार्य करती हों, वहीं पे बनेगा शिशु सदन। अगला प्रश्न है, एक बालक वह व्यक्ति है जिसने आयु के 14 वर्ष पूर्ण कर लिए। तो ये थे क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, जिन्होंने भी आवेदन किया है सोशल स्टडी से, कोड के है जिसका, प्रशिक्षण अधिकारी बनना चाहते हैं, और उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हमने देखे तो इसमें से कुछ आपके अदर स्टेट में आए हुए हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आए हुए हैं, और जिस संस्था में, मतलब ITI संस्थाओं में आप प्रशिक्षण अधिकारी बन के जाएंगे, तो वहाँ पे जो स्टडी कराई जा रही है इस सब्जेक्ट को लेकर, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं, वहाँ से लिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जिस पे हमने डिस्कस किए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। और अगर 1 से 2 बार अगर आप इसको ध्यान से सुन भी लेते हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और अगर यही क्वेश्चन आ जाते हैं तो नहीं छूटेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। बाकी के टॉपिक जो बच्चे हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे। इसमें बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। PDF अगर आपको चाहिए तो PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में, और उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेलीग्राम जो है चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपके पास वीडियो देखने का समय नहीं रहेगा तो आप PDF से इसको आसानी से कम टाइम में देख सकते हैं।